आज का जो क्लास है हम एक्चुअली आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कल पढ़ाए थे उसी को आज फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी कि RHS थ्योरम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दो काम आज है। तो सबसे पहले जो SSS है उसको रिवाइज करेंगे, यानी कि रखो कि फिर से ही कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम नहीं चाहते हैं किसी भी तरह का कोई शंका किसी को रहे। और कल सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी तो लग रहा था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो सीरियस है आप लोगों के साथ। चलिए देखिए इसमें करना क्या है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो देखो थ्योरम क्या है उसको पहले देखेंगे। थ्योरम क्या है, तो थ्योरम अपना ये कहता है कि एक त्रिभुज है और एक दूसरा भी त्रिभुज है। ठीक है, दूसरा भी त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज की ये खासियत दी गई है आपको कि पहला त्रिभुज जो है वो क्या था आपका ABC और दूसरा त्रिभुज था DEF, यही था, है ना, DEF। ठीक है, और इसमें देखो दिया है में क्या था, इसमें दिया हुआ क्या था, गिवन क्या था कि AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बराबर DF। ये बातें आपको दी गई थी और सिद्ध क्या करना था, टू बी प्रूवन। सिद्ध करना क्या था भैया, टू प्रूव क्या था, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, यही आपको प्रूव करना था, है ना। तो इसमें हम कहे थे कि जब इस तरह का सिचुएशन आया है तो रचना हम लोगों को बहुत हेल्प करता है। यहाँ पर रचना, क्या रचना किए थे कल, तो इसमें एक बिंदु लिए थे, एक बिंदु लिए थे इसमें G, है ना, और वो G किस तरह से लिए थे, G इस प्रकार लिए थे, इसमें रचना हुआ था कुछ। ठीक है, कुछ रचना हुआ था, एक बिंदु G इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि EG बराबर DE। ठीक है, EG बराबर DE, EG बराबर DE लिए थे। याद कीजिए थोड़ा कल क्या किए थे, EG बराबर DE नहीं लिए थे, हालांकि ले सकते हो DE, लेकिन उस समय हम लोग क्या मान के चले थे, AB, EG बराबर AB और एंगल FEG बराबर क्या था, एंगल जल्दी बोलो, ABC या ABC, यही था ना, ABC। ऐसा सिचुएशन में एक पॉइंट G को हम लोग सोचे हैं और फिर तब इसमें रचना हुआ था कि G को तो क्या लिखेंगे इसमें, GO लिखने से बेटर होगा। क्या किए थे कल, GE GF
तथा DG मिलाया। अब ध्यान से देख लो इसमें क्या दिक्कत है। पहले तो एक बिंदु G नीचे ले लेंगे, उसके बाद फिर उसको मिलाया जाएगा कुछ इस तरह से। तो वही काम अब करते हैं, ध्यान से देखिए। तो देखो क्या किए हैं। सबसे पहले तो देखो इसमें एक ठो इस तरह से जितना ऊपर है एकदम उसी तरह से एक ठो खींचे, ठीक है, खींचा चले गया। अब फिर यहाँ से हो गया। इसका नाम क्या दिए हैं? G। इसका नाम है G। तो EG और FG तो खींचा गया, और एक चीज क्या खींचना रह गया है? DG। DG भी खींचा चले गया, है ना। तो ठीक है, जब इतना कुछ हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम अगले पेज में जाने से पहले कुछ काम का चीज़ को पहले सिलेक्ट करते हैं। चलिए देखिए, अब त्रिभुज तो हमारा DEF ही था, उसमें तो बाकी जो कुछ भी हुआ वो क्या हुआ है? कंस्ट्रक्शन हुआ है, रचना हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो क्या करेंगे हम लोग। हम लोग को दिया हुआ रचना के टाइम में हम लोग क्या क्या किए हैं। रचना के टाइम में हम लोगों ने ये कहा कि जो GE है हमारा, GE हमारा किसके बराबर है? AB के बराबर है ना। GE हमारा किसके बराबर है? AB के बराबर है, ठीक है। उसके बाद एंगल जो था आपका, एंगल E, वो किसके बराबर था? एंगल E बराबर एंगल B, ठीक है। और अब जो है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, E बराबर GEF, वो भी क्लियर है, और BC बराबर EF, पहले से ये क्लियर है। BC बराबर EF, ये कैसे आया? ये गिवन है, और ये दोनों बातें कहाँ से आई? ये दोनों बातें कंस्ट्रक्शन से आया, ठीक है। और असल में ये दोनों बातें कहाँ हो रही है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज GEF में। देखो तो GE और AB बराबर है, यानी कि ये है GE आपका और ये है AB, बराबर हुआ। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, और ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया। एनी डाउट? तो फिर हम लोग कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाता है आपका त्रिभुज DEF के। कोई दिक्कत? DEF नहीं लिखेंगे अभी, आई एम सॉरी। तो आपका त्रिभुज ABC किसके सर्वांगसम होता है? GEF के। GEF के सर्वांगसम हो जाता है। ये कैसे हम लोग लेके आए हैं? SAS सर्वांगसमता से, SAS सर्वांगसमता से। अब ध्यान से देखो, ABC आपका किसके ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांगसम आ गया आपका? इसके सर्वांगसम आ गया। जब उसके सर्वांगसम आ गया तो फिर ये तो क्लियर हो जाएगा कि जो तीसरा भुजा बच रहा है इसमें AC, वो इधर किसके बराबर हो जाएगा? GF के बराबर हो जाएगा, है ना। हाँ, इसमें जो एंगल BAC है, जो उसमें एंगल होगा आपका BAC, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल EGF। अरे भैया
अगर ए बी सी आपका सर्वांग जी ई एफ का हुआ है तो ए जो एंगल होगा ना वो पूरा जी एंगल के बराबर होगा। कोई दिक्कत? तो ये बात हम लोग जो निकाले हैं तो ये कैसे निकाले हैं, तो ये चीज कहा जाता है सीपीसीटी। इसका फॉर्मूला, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बगल में लिखा हुआ जो रहता है, हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। तो सीपीसीटी, जब भी कभी दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो तुरंत उसके बाद जो है ना हम लोग उस सर्वांगसम होने के कारण, चूंकि ए बी सी और जी ई एफ सर्वांगसम है तो हम लोग यहाँ लिखना शुरू कर दिए हैं कि ए सी बराबर जी एफ, बी ए सी बराबर ई जी एफ एंगल बराबर होगा। तो ये सब हम लोग किस आधार पे लिख रहे हैं? हम लोग इस आधार पे लिख रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज, पहला वाला त्रिभुज और दूसरा वाला त्रिभुज दोनों क्या है? सर्वांगसम है। दोनों क्या है? सर्वांगसम है। जब ये दोनों सर्वांगसम होगा तो फिर इसमें जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो दोनों आपस में बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब संगत भाग आपस में बराबर होंगे। चूंकि दोनों बराबर है तो उसी को लिखे हैं, लेकिन लिखे हैं तो साइड में लिखना पड़ता है कि आप कहाँ से ये बात लिख दिए, तो वही साइड में लिखे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कल किताब में था, आप लोग परेशान हो रहे थे तो फिर मीनिंग खोजा गया, तो यहाँ पर हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे थे। तो ये जो दोनों डाटा हम लोग लिखे हैं, ए सी बराबर जी एफ और बी ए सी बराबर ई जी एफ, ये दोनों का दोनों कहाँ से आया है? ये दोनों का दोनों इसी बात से आया है कि मतलब चूंकि ए बी सी सर्वांगसम था जी एफ का, तो ये सब चीज़ लिख दिए तो है अपने जगह पर। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें देखो क्या होगा। त्रिभुज डी ई जी में, त्रिभुज डी ई जी में क्या होने वाला है? त्रिभुज डी ई जी में उसको भी देखिए थोड़ा सा। त्रिभुज डी ई जी में डी ई जी ये त्रिभुज बन रहा है एक, नहीं दिख रहा है? ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, ठीक है। चूंकि आपका क्या है, तो डी ई बराबर ई जी है। कहाँ से है ये? रचना से है। रचना से है क्या? जल्दी बोलो ना। रचना से नहीं है। रचना में ई जी का जिक्र है क्या? रचना में डीई का जिक्र नहीं है, ठीक है ना। रचना में डीई का जिक्र नहीं है, तो वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है ना। तो देखो, तुमको देखो एक बात बताया गया था, इस ये जो अभी चल रहा है हम लोग का, इसमें जो शुरू में गिवन था हम लोगों को, उसी में देखो क्या था कि ए बी बराबर डी ई, ये था ना, हाँ। तो जब शुरू में ही आपको ए बी बराबर डी ई दे दिया है तो फिर से लिखते हैं कि ए बी बराबर डी ई, ठीक है, ए बी बराबर डी ई। हैंड राइटिंग नहीं बनता है मेरा, पता नहीं कब बनेगा। ए बी बराबर डी ई ये दिया है, ये क्या है? दिया है। अब इसके आधार पे तब आपका क्या हो जाएगा? ए बी बराबर डी ई, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? ई जी बराबर डी ई। क्यों भैया? क्योंकि ए बी बराबर ई जी रचना से है, रचना से ए बी बराबर ई जी, इसीलिए आप ई जी बराबर डी ई लिखे। जैसे आप ई जी बराबर डी ई लिखते हैं आपका काम बहुत आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है? तो देखो, ये पूरा का पूरा एंगल जितना भी रहा हो, आप अगर इसको, ये टोटल का टोटल एंगल था, इसको आधा आधा बांटो, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 आप मानते हैं, अगर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 आप कर दिए। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में
समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब जैसे हम लोग आखिर कौन सा भुजा को समान कर रहे हैं, एक ये भुजा समान हुआ था, ठीक है, ये भुजा और दूसरा ये भुजा, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, समान है। ये भुजा भी और ये भुजा भी आपस में क्या है, समान है। तो जब समान है तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा, यानी कि इस भुजा के सम्मुख ये कोण और इस भुजा के सम्मुख ये कोण आपस में बराबर होगा। तो ऐसी हालत में क्या हो जाएगा, तब एंगल 1 बराबर एंगल 3, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखो दिया हमें एक और बात था कि आपका AC जो था ना वो DF के बराबर है। AC जो है आपका DF के बराबर है, AC आपका DF के बराबर है। और अभी आप अगर इसमें खोजने जाइएगा तो GF जो है आपका वो AC के बराबर निकला था। तो फिर ऑटोमेटिक AC आपका जब DF के बराबर है और AC आपका FG के भी बराबर है, यानी कि FG और DF बराबर है, तो जो बात इधर हुआ वही सब बात इधर भी हो जाएगा ना। तो ले दे करके हम लोग लिखे हैं उसी प्रकार एंगल 2 बराबर एंगल 4। तो फिर आगे क्या करेंगे, तो आगे हम लोग इसमें चलो ठीक, कुछ जब जितना जाने बोलते हैं तो जाता नहीं है, जब जाता है तो पूरा चले जाता है। तो इधर आओ, हाँ अब ठीक है, थोड़ा चलो देखो जगह बन गया, अपना काम हो जाना चाहिए, है ना। ज़्यादा छेड़छाड़ इससे क्या करें। 1 + 2 करने पर 1 + 2 करने पर क्या हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2 बराबर एंगल 2 + एंगल 4। एंगल 1 + एंगल 2 जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2 क्या होता है, असल में क्या होता है, यहाँ 1 जोड़ 2 करेंगे, असल में क्या हो जाएगा ये, तो ये होगा एंगल EDF बराबर एंगल यहाँ 3 जोड़ 4 हुआ है, 2 जोड़ 4 नहीं हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। हाँ अरे 1 जोड़ 2 किए थे तो 3 जोड़ 4 जुड़ेगा ना, तो जोड़े हैं। एंगल EDF हो गया, 1 जोड़ 2 जोड़ेंगे तो EDF आएगा, और 3 जोड़ 4 करेंगे क्या होगा, EGF आएगा, EGF। कोई दिक्कत। अब आप देखिए इसके ठीक पहले अगर आप जाइएगा इससे पहले वाले स्लाइड में, तो जब यहाँ पे सर्वांग हुआ था पहले वाले का AC में, जब ये सर्वांग हुआ था तो हम लोग लिखे थे एंगल BAC बराबर एंगल EGF। हाँ ये यहाँ हो चुका है ना कि एंगल ABC बराबर BAC बराबर EGF, आपका EGF फिर EDF के भी बराबर हो रहा है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एंगल EGF या एंगल EGF पहले क्या लिखोगे, अपना मर्जी का बात है, लिखोगे भी तो कोई तुमको फांसी न चढ़ाएगा, आप जैसे सही समझे वैसे कर सकते हैं। तो हेंस आपका क्या आएगा, एंगल BAC बराबर एंगल EDF। क्यों ऐसा कर दिए, क्योंकि EDF भी EGF के बराबर है और BAC भी EGF के बराबर है, दोनों EGF के बराबर है। और जब ये ऐसा हुआ तो आपका काम वहीं बन गया, क्योंकि BAC बराबर EDF हो जाता है और AB बराबर DE तो दिया हुआ ही था, ठीक है ना, और AC बराबर DF तो पहले से दिया हुआ था, ये दोनों चीज गिवन में था, दिया हुआ था। तो देखो
ये तीन बात तुमको मिल गया। क्या क्या मिला? भुजा, ये भुजा, कोण, भुजा, नहीं मिला? जब भुजा कोण भुजा मिल गया तो आप उससे भुजा बना लीजिए। देखिए क्या करिए, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम ट्रायंगल डी ई एफ। कैसे? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से। क्या यही ना होगा? तो ये आपका प्रूव हो गया। और ये इस तरह से प्रूव ये भी हुआ कि अगर दो ट्रायंगल में तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या है? वो दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है। वहां फिर तब और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है कि उसका तीनों एंगल आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग वाला इक्वल है कि नहीं, वो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तीन भुजा आपस में इक्वल है किसी भी दो ट्रायंगल का, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा अगर आपस में इक्वल है किसी भी ट्रायंगल का, तो माना जाता है कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सर्वांगसम है। इसमें कहीं भी कोई शक का बात नहीं होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। असल में सर्वांगसम जब दो त्रिभुज होता है तो क्या होता है? जब भी कभी दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसका नियम ये होता है कि जब भी कभी दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसका नियम होता है या उसका इम्प्लीकेशन होता है कि उसका संगत भुजा भी आपस में बराबर होगा और उसका संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। तो कहने का दूसरा, उसी बात को कहने का दूसरा तरीका होता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तभी माना जाएगा जब उसका तीनों संगत भुजा और तीनों संगत कोण भी आपस में बराबर आ जाए। अगर तीनों संगत भुजा और तीनों संगत कोण आपस में बराबर नहीं आ रहा है तो फिर उसको सर्वांगसम नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? तो बोलोगे सर जब ऐसी बात है कि तीनों संगत भुजा और तीनों संगत कोण बराबर होने के बाद ही तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, लेकिन हम लोग तो अपना थ्योरम अलग अलग प्रूव कर रहे हैं। जैसे अभी क्या किए हैं, अभी ये किए हैं, उसको उठा दीजिए ना, वो जो उसका, हाँ ठीक है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनना। सर्वांगसम होने की शर्त है कि दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की शर्त है कि तीनों संगत भुजा भी बराबर हो और तीनों संगत कोण भी बराबर हो। लेकिन हर समय वो तीनों चीज आपको नापने जाने की कोई जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि अगर केवल तीन भुजा बराबर है आपस में, जैसे यहाँ पर ए बी डी ई के बराबर हो गया, बी सी ई एफ के बराबर हो गया, ए सी डी एफ के बराबर हो गया। कोण का अगर नहीं भी पता चला, कोण के बारे में नहीं भी दिया रहा दोनों त्रिभुज के बराबर होने की बात, लेकिन अगर तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर है तो फिर माना जाता है कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ पहले भी और कुछ हुआ है ना? देखो 100 बात की एक बात है, दिमाग में एक बात हमेशा बिठा के रखो। एक त्रिभुज को ड्रॉ करने के लिए तुमको जो भी मिनिमम डाटा दिया जाए और तुम उसके आधार पर अगर त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हो, उतना डाटा दो त्रिभुज में अगर आपस में बराबर आ गया, इसका मतलब दोनों त्रिभुज बराबर सर्वांगसम है। जैसे देखो, दो भुजा का माप दे दे, उसके बीच के कोण का माप दे दे, तुम त्रिभुज बना लोगे ना? बार बार वही त्रिभुज बनाओगे, किसी भी हाल में दूसरा त्रिभुज तो बनेगा नहीं। तो फिर कोई भी दो त्रिभुज का अगर दो भुजा और उसके बीच का कोण बराबर है तो माना जाता है कि उस हाल में भी वो सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम होगा का मतलब उसका बाकी भुजा और बाकी कोण भी आपस में बराबर होगा। यही बात। इसके बाद देखो क्या है, RHS थ्योरम। ठीक है, RHS थ्योरम।
यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रमशः कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो वे समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अभी जो कुछ भी अभी होने जा रहा है अभी तुम्हारे सामने बोर्ड पर, उसमें कोई दम है ही नहीं। ये काम तुम लोग 50 बार कर चुके हो, बस वही है कि नाम अलग हो गया इस बार। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन कैसा त्रिभुज है? तो ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और इसका इस पार्ट को, ये जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको कहा जाता है कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है। और कर्ण के अलावा जो बाकी दो भुजा होता है उसको आधार और लंब कहा जाता है। याद रखना, आधार और लंब कोई फिक्स चीज नहीं है। आधार और लंब चेंज हो सकता है। जैसे देखो, ये जो त्रिभुज है, लगता है ना कि उसी त्रिभुज को सुला दिए पकड़ के, है ना। तो कर्ण जो है ना, कर्ण दोनों ही त्रिभुज में सेम होगा। सबसे बड़ा भुजा को कर्ण हर हाल में कहोगे, ठीक है ना। लेकिन ये त्रिभुज का ओरिएंटेशन जिस प्रकार से है, जिस प्रकार से ये खड़ा है, तो जमीन पर जो लेटा हुआ हिस्सा है, जमीन पर लेटा हुआ जो भुजा है उसको कहा जाता है आधार, ठीक है। जमीन पर लेटा हुआ भाग को कहा जाता है आधार, यानी कि बेस। और जमीन पर लंबवत खड़े भाग को कहा जाता है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और वही बात तब फिर यहाँ पे उलट जाएगा, यहाँ पर जो सोया हुआ है जमीन पे वो हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो कहने का मतलब साफ साफ इतना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण के बारे में जान लो कि वो फिक्स होता है, वो सबसे बड़ा भुजा है। और बाकी बात होता है उसका आधार और कर्ण के बारे में, आधार और लंब के बारे में, तो वो डिपेंड करता है कि त्रिभुज किस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एक बार अगर त्रिभुज इस तरह से बन गया तो तय हो गया कि ये लंब है और ये आधार है, फिर चेंज नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना कि त्रिभुज को पलटोगे फिर ऐसे करके गिरा दोगे इस तरह से, ऐसा तो होगा नहीं। तुम्हारे समझने के ख्याल से बताए, नहीं तो फिर स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट बोलता है कि सर लंबा वाला भुजा को लंब मानते हैं और छोटा भुजा को आधार मानते हैं। ये सब कोई बात नहीं है, लंबा छोटा कर रहे हो और जो बराबर रहा दोनों तब क्या करोगे? हाँ, तो देखो सीधी सी बात है, आधार और लंब का कंसेप्ट वही सोया हुआ और खड़ा रहने से हुआ। बोलो क्या बोलना है? सबसे बड़ा भुजा अगर आया तो नीचे, हाँ तो क्या दिक्कत है, आ भी सकता है। हालांकि इसमें हम ड्रॉ तो अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो आता है, इस तरह का बन सकता है। तो फिर उसमें रैंडमली कोई भी दो को सिलेक्ट कर लिया जाता है कि ये होगा। ये सपोज कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये तो ये कर्ण हो जाएगा। सबसे बड़ा भुजा हर हाल में कर्ण रहेगा। बाकी इसमें तय कर लो, कुछ बोल दो किसी को भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक को आधार मानोगे तो दूसरा तब लंब हो जाएगा, एक को लंब मानोगे तो दूसरा तब आधार हो जाएगा। कोई खास बात नहीं है। कोई दिक्कत है? तुमसे ये पूछा गया है, तुमसे क्या पूछा गया है? कहाँ गया? हम बार बार डस्टर क्यों खोजते हैं, हमको समझ में ही नहीं आता। हाँ, कोई दिन मारेंगे डस्टर इसे, बोर्ड खराब कर देंगे। देखो तुमसे ये कहा जा रहा है इस थ्योरम में कि कोई अगर समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी यही होता है कि उसमें एक कोण समकोण होता है। हाँ, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण, किसी भी दो समकोण त्रिभुज में, दोनों समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई भी एक भुजा, चाहे ये भुजा हो चाहे ये भुजा हो, ठीक ना। तो दो समकोण त्रिभुज है,
एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज मान लेते हैं PQR। तो अगर दोनों त्रिभुज में कर्ण अगर बराबर हो गया, यानी कि AC बराबर PR अगर हो गया, कर्ण बराबर होना चाहिए, ये पहला शर्त है। फिर उसके बाद तब आता है कि दोनों भुजा, शेष बचा हुआ दोनों भुजा में से कोई एक भुजा आपस में बराबर हो। तो जब ऐसी स्थिति आए, ठीक है ना, तो उस स्थिति में हम लोग कोई भी एक भुजा यानी कि AB बराबर PQ अगर है तो फिर कहेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ये कहेंगे। किसी भी त्रिभुज में कर्ण और शेष दो भुजा में से कोई एक भुजा, किसी भी दो समकोण त्रिभुज में से दोनों के कर्ण आपस में बराबर हों और शेष दो बचे भुजा में से कोई एक भुजा, कोई एक संगत भुजा दोनों त्रिभुज में आपस में बराबर है, यानी कि या तो AB बराबर PQ है या फिर BC बराबर QR है। दोनों में से कोई एक बात होगा, क्योंकि ये तो तय हो गया पहले से ही कि AC बराबर PR हर हाल में होना चाहिए। तो इस स्थिति में कहा जाता है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR है। अब सवाल ये उठता है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये आप पहले से कर चुके हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज कह देने पे तय हो जाता है कि वो 90 डिग्री कोण है। समकोण त्रिभुज जैसे बोले वो 90 डिग्री का कोण हो गया। तो अब देखो, तब तो कुछ बचा ही नहीं है। तब देखो यहाँ पर ये इक्वल है तो ये तो हो गया साइड, हाँ, ये अगर इक्वल है, ये इसके इक्वल है तो ये भी साइड हुआ। साइड साइड एंगल, जैसे साइड साइड एंगल लाए हो गया। कोई दिक्कत है? हाँ, वही बोले कि पहले से ही ये सर्वांग क्षमता का हो गया है। तो किताब में जो है उसके आधार पर खुद से प्रूव कीजिए, नहीं होने पे हम कर देंगे, लेकिन ये लास्ट है, ये लास्ट वाला अपने से करके संतुष्ट हो जाइए कि इस चैप्टर को हमने कर लिया है। ठीक ना, सब कुछ हम ही कर दें तो फिर आपको संतुष्टि नाम का चीज़ नहीं मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप समझ अपने आप में बोल्ड नहीं हो पाइएगा। तो वही बोले कि ये कम से कम अपने से करो भैया, सब कुछ मेरे भरोसे मत रखो। एक भी थ्योरम अपने से नहीं किए तुम लोग, ठीक है, कोर्स नहीं रहे तुम लोगों को, लेकिन थोड़ा सा ट्राई कीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्ण और कोई दूसरा भुजा बराबर है तो फिर इसको सर्वांगसम कहेंगे। ध्यान से सुनो, अगर किसी दो समकोण त्रिभुज में कोई भी दो संगत भुजा आपस में बराबर होगा, कोई भी दो संगत भुजा आपस में बराबर होगा तो उसको सर्वांगसम वो प्रूव हो जाएगा। कोई भी दो भुजा, अगर दो संगत भुजा अगर बराबर होगा, हाँ, कर्ण अगर नहीं भी हुआ तो हो जाएगा। ये तो चलो RHS प्रमेय था, इसलिए हम तुमको कर्ण का बार बार ले रहे थे। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हो, हाइपोटेनस इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो तो फिर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। इसको RHS प्रमेय कहा जाता है, RHS प्रमेय कहा जाता है। लेकिन तुम ही सोचो कि अगर दो त्रिभुज है और दोनों का कोई भी दो साइड, चलो यही दो साइड को ले लेते हैं, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और पहले से ही तय है कि बीच का कोण 90 डिग्री है, तो SAS सर्वांगसमता से दोनों नहीं सर्वांगसम हो जाएगा। लेकिन तब उसको RHS सर्वांगसमता नहीं कहा जाएगा क्योंकि वहाँ हाइपोटेनस की बात नहीं आएगी। आई बात समझ में? लेकिन सर्वांगसमता तो उस समय भी होगा। उम्मीद है ये दोनों बात समझ में आपको अच्छे से आ गया है। तो क्लास को अभी हम यहीं कंक्लूड कर रहे हैं आज, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर का लास्ट हो रहा है। और कल के क्लास में आप लोग जितना भी थ्योरम अब तक में हुआ है, सिर्फ इसी चैप्टर का नहीं, इससे पहले का भी ज्योमेट्री का,
सबको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। कल स्कूल में किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है? मैथ है। ओहो हो, तब तो फिर कल यहाँ भी मैथ का ही एग्ज़ाम होगा। हाँ, जितना अब तक मैं थ्योरम ज्योमेट्री का सारा कुछ करके आना, क्योंकि उसी में से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।